तुम मेरे हो पार्ट 32। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए इस कहानी का पिछला भाग चैनल पर जाकर एक बार जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। इस कहानी का प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेहर तीनों को ही देख रही थी, पर तीनों तो मजे से खाना खाने लग गए थे। कबीर ने आंखों से ही रवि विवेक को मना कर दिया था कि मेहर को खाना नहीं पूछोगे, वही दोनों चुपचाप बैठे रहे। भूख तो मेहर को भी लगी थी, पर अब वो क्या करती। उतरूं क्या, वो खुद से ही बोली। नहीं नहीं, इन्होंने देख लिया तो फिर से शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या करूं, वो सोचने लगी कि तभी उसे कबीर की बात याद आने लगी। पति को कैसे बुलाते हैं। मेहर के चेहरे पर एक स्माइल आई जो कि कम ही देखने को मिलती थी। ये कुदरती थी, वरना हर पल तो खुश रहने का दिखावा करना पड़ता था कबीर के सामने। सुनिए प्राणनाथ, मेहर बोली। वही कबीर जिसके मुंह में खाना था, उसे जोर का धक्का लग गया और रवि विवेक दोनों ने हैरानी से प्राणनाथ कहा, सुन रहे हैं आप? वो आप किसी को बुला देंगे, मुझे भूख लगी है। और लगता है ये जो खुद को मेरे भाई समझते हैं ना भूल गए मुझे। मेहर ने बहुत ही प्यार और नाटकीय ढंग से कहा। वही सुप्रिया जो दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी तो हंसी ही बंद नहीं है रही थी। कबीर तो हैरान ही रह गया कि मेहर क्या बोल रही है। उसने तो पता नहीं कितनी बार पलकें झपका ली थी मेहर की बात सुनकर। रवि और विवेक दोनों जल्दी से उठे और मेहर के पास आकर उसे खान खिलाने लगे। भाई जैसा नहीं भाई हूं मैं, विवेक जल्दी से बोला और एक गराही मेहर के मुंह तक ले गया। वही रवि भी मेहर को खिलाने लगा। कया भाई, आप भाभी को भूल गए? सुप्रिया वहां पानी रखते हुए बोली और कबीर को देखने लगी। पर कबीर ये सोच कर बैठा था कि वो खुद मेहर को खिलाएगा। यहाँ पर तो बात ही उल्टी पड़ गई। पर आज मेहर के चेहरे पर आई खुशी देखकर उसके चेहरे पर भी खुशी थी। आप ऐसे ही खुश रहा करो भाई, सुप्रिया बोली। अच्छा भाभी, कल आप नीचे आ रही है ना? सुप्रिया बोली। देखती हूँ, मेहर बोली। नहीं, मेहर नीचे नहीं आए जी, कबीर बोला। पर क्यों भाई? सुप्रिया बोली। उसकी तबीयत तो देख, वो चल नहीं सकती है। कबीर बोला। तो सुप्रिया कुछ नहीं बोली। खाना खाने और खिलाने के बाद रवि और विवेक दोनों को गुड नाइट बोलकर चले गए। वही कबीर मेहर के पास आकर उसे दवाई देने लगा। प्राणनाथ कुछ ज्यादा पुराना नहीं हो गया? कबीर बोला और साथ ही मेहर को दवाई दे दी। तो मेहर ने कुछ नहीं कहा, बस दवाई खा ली। कुछ पूछ रहा हूं, बोलो, कबीर बोला। वो मुझे बहुत भूख लगी थी, पर आप है कि सुन ही नहीं रहे थे, तो बस इसलिए। मेहर नजरें नीचे करके बोली। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं कहूं गई, मेहर बोली। आवाज में फिर से वही अजीब सी उदासी थी। अब तुम मुझे यही कहोगी, तुम्हारी यही सजा है? कबीर बोला और मेहर को चादर ओढ़ने लगा। पर मुझे अभी चेंज करना है, मेहर बोली। नहीं जा सकती, तुमने कपड़ों देखे हैं, टाइट है, हाथ पैर छिल जाएंगे, कबीर बोला। तो मेहर कुछ नहीं बोली। तभी दरवाजे पर नोक हुआ। कबीर ने दरवाजा खोला तो सामने सुप्रिया खड़ी थी। कुछ काम है? कबीर बोला। आपसे नहीं, भाभी से, सुप्रिया बोली और अंदर आ गई। भाभी चलो, मैं आपको चेंज करवा देती हूँ, सुप्रिया वही आते हुए बोली। तो कबीर ने दोनों को देखा और स्माइल के साथ ठीक है, पर आराम से बोला और अपना काम करने लगा। वही सुप्रिया मेहर को डोट सहारा देकर ले गई थी। भाभी, आप भाई को मना लो ना कि आप नीचे आएगी, सुप्रिया मेहर के बाल सही करते हुए मेहर से बोली। नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती, मेहर ने बेबसी से कहा। तो सुप्रिया का चेहरा उतर गया। वैसे देविका है ना, वो तैयार कर देगी तुम्हें, मेहर सुप्रिया का उदास चेहरा देखकर बोली। नहीं, वो तो बात भी नहीं करती है, चलो यही आ जाना अब खुश, मेहर सुप्रिया को देखकर बोली। ठीक है।
सुप्रिया खुश होकर बोली, पर आपके हाथ? सुप्रिया हाथों के बारे में सोचकर बोली, हाथ ठीक है, उल्टे हाथ पर चोट आई है। मेहर अपने हाथ दिखाकर बोली। फिर सुप्रिया मेहर के बालों की हल्की सी चोटी बनाने लगी और साथ ही बातें करने लगी। नाम क्या है? मेहर सुप्रिया से बोली, आशुतोष सिन्हा। सुप्रिया बोली, नाम तो प्यारा है, ऐसा करना मुझे ना पिक भेजना जब कल वो आएगा। मेहर बोली तो सुप्रिया ने भी हाँ मैं सिर हिला दिया। वही कबीर जो ये जानने के लिए आया था कि सब ठीक है, दोनों की बातें सुनकर दरवाजे से ही चला गया। उसके चेहरे पर भी एक संतुष्टि थी। मेहर अपनी गहरी नींद में थी, पर कबीर जो अभी भी अपना काम कर रहा था वो कुछ देर बाद उसे जरूर देखता। कबीर अब थक गया तो वो उठा और पानी पीने के लिए गिलास उठाया और पानी पीने लगा। साथ ही उसकी नज़र उस डायरी पर चली गई जिसे वो कई दिनों से देख रहा था और शाम को उसे खोल कर देखने ही वाला था कि तभी मेहर के साथ हादसा हो गया और ये डायरी बीच में ही रह गई। कबीर ने एक नज़र अपने लैपटॉप पर डाली और फिर उस डायरी पर, तो उसने डायरी को उठा लिया और एक बार मेहर को देखा और फिर उस डायरी को, जो देखने में कुछ खास नहीं थी, पर मेहर उसे बहुत संभाल कर रखती थी। इतने दिनों में कबीर ये तो जान गया था तो ये बहुत खास होगी, क्या होगा? ये सोचकर उसने डायरी खोली, जिसके पहले पन्ने पर ही बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा था, मेरे सपने। एक पल के लिए कबीर ने सोचा कि वो उसे रख दे, पर कुछ सोचकर फिर से अगला पन्ना पलट लिया, जिसे देखकर कबीर की आंखों में हैरानी आ गई। एक के बाद एक पन्ने पलटते पलटते उसका हाथ एक जगह पर रुक गया और उस पर हाथ फेरा कर हैरान सा देखने लगा। फिर एक नज़र सोती हुए मेहर पर डाली, जल्दी से अपना फोन निकाला और रवि विवेक को ऊपर छत पर मिलने को कहा। देविका अपने रूम में अभी भी जाग रही थी और रौनक तो आराम से सो रहा था। उसे आज कबीर और मेहर को इतने पास देखकर जलन होने लगी थी। जब वो दोनों साथ थे तब कबीर देविका को ऐसे ही प्यार से अपनी बाहों में उठाया करता था जब देविका जिद करती थी, पर आज मेहर को उसकी बाहों में देखकर और कबीर की आंखों में मेहर के लिए प्यार देखकर देविका जैसे गुस्से से जल रही थी। मुझे ना ज्यादा हिलाना चाहिए था उस मेहर को, ताकि वो पूरा तेल उस पर ही गिर जाता, देविका खुद से ही बोली। जब मेहर रसोई में आई थी तब देविका ने ही तेल गर्म करके गैस बंद कर दी थी। उसे पता था कि मेहर इसी समय आती है और काम में ये तेल वो खुद पर गिरा लेगी, पर जब मेहर ने उस कड़ाही को छुआ भी नहीं तभी देविका ने मेहर को ही बोला कि वो उसे खाना बनाना सीखना है, तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। तो देविका ने ही जानबूझकर तेल गर्म है कि नहीं उसे चेक करने के लिए अपना हाथ आगे किया, पर मेहर जो उसे दूर से ही देख रही थी वो आगे आई और देविका को डोट हटाने लगी कि उतने में ही उसी का हाथ कड़ाही को लग गया। वो इस सब में देविका तो बच गई, पर मेहर को जरूर चोट आ गई। देविका ने जोर से बेड पर हाथ मारा। सो जाओ, अब क्या हुआ? रौनक ने उसकी तरफ की करवट लेते हुए कहा। तुम आराम से लेटो, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, देविका गुस्से से बोली। तो रौनक जो उसे ही देख रहा था कि अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बेड पर लेटा दिया और खुद उस पर झुकते हुए, बहुत हो गया, तुम्हारा ये ड्रामा। पहले ही कहा था कि मैं किसी की नहीं सुनता, पर तुम हो के सिर पर ही चढ़कर बैठ गई हो। उस कबीर की याद आ रही है, बोलो तो मैं करूं उसकी कमी पूरी। रौनक इस समय बेहद गुस्से में था और वही देविका उसको देखकर डर गई थी। ये तुम क्या बोल रहे हो? छोड़ो मुझे, देविका रौनक से बोली। ऐसे कैसे पत्नी हो मेरी? बोलते हुए रौनक के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो देविका को घूरने लगा। तुम पागल हो गए हो, हमारी शादी बस नाम की है, देविका बोली। मैं जानता हूँ, बाकी सब तो नहीं ना, रौनक बोला। वही देविका के चेहरे को रंग उड़ गए थे। क्या हुआ है? इतनी रात को क्यों बुलाया है? रवि कबीर से बोला। वही विवेक भी आंखें मलते हुए आ रहा था। कबीर दोनों को देखकर कुछ नहीं बोला और फिर रवि को देखकर,
ये बता के उस ड्रेस को डोट तुमने ही डिजाइन किया था, कबीर रवि से बोला। तो रवि की नींद जो उसे आ रही थी वो फुर्र कर गई। कौन सी ड्रेस जो अभी रात को तुम्हें याद आ रही है? रवि झल्लाते हुए बोला। पुलिस की जीप के हॉर्न से पूरा गांव ही जैसे गहरी नींद से जागा था। तो वही दो हवालदार उस जीप से बाहर निकले और एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगे। वही कुछ 15 मिनट बाद गेट खुला तो सामने दो हवालदार को डोट देखकर उस इंसान की आंखें खुली ही रह गई। कुछ 15 मिनट बाद गेट खुला तो सामने दो हवालदार को देखकर उस इंसान की आंखें खुली ही रह गई। कौन सी ड्रेस की बात कर रहा है तू? रवि बोला। वही जो इवेंट में डिजाइन की थी, कबीर बोला। तो रवि कुछ सोचकर, नहीं यार, मैंने तो कुछ भी डिजाइन नहीं किया और उस इवेंट में तो मैं चला गया था ना दादी के पास, तो कैसे डिजाइन करता? रवि बोला। विवेक तो बस दोनों को देख रहा था। तो कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब कुछ बोल भी के ऐसे ही सस्पेंस से जान निकालेगा? विवेक बोला। तो कबीर ने हाथ में पकड़ी डायरी दोनों के आगे कर दी। रवि ने आगे आकर डायरी पकड़ी और देखने लगा और एक पल को वो भी हैरान हो गया। विवेक का भी यही हाल था। वाओ, क्या कमाल के डिजाइन है! रवि बोला। देख विवेक, तू तो इस सब में परफेक्ट है ना, तो देखना कितने प्यारे हैं। ऐसा करते हैं, ये पूरा कलेक्शन ही के कंपनी के लिए रख लेते हैं। विवेक बोला। तो पता कर किसके डिजाइन है, और रही बात उससे बात करने की तो तू जल्दी से बात कर ले। रवि विवेक से बोला। 1 मिनट यही रुक, विवेक रवि से बोला जो डायरी के आखिरी पन्ने को पलटने वाला था। क्या हुआ? रवि बोला। तो विवेक डायरी पकड़कर कबीर के पास जाते हुए, जिस डिजाइन की बात तुम कर रहे हो वो तो ये ही है। विवेक कबीर को दिखाकर बोला। तो कबीर डायरी पकड़कर उसे देखते हुए, हाँ यही है। कबीर बोला। तो फिर तुम्हें पता है ये सब डिजाइन किसके हैं? मतलब डिजाइनर का पता है तुम्हें? रवि कबीर के पास आकर बोला। हाँ पता है ना, कबीर स्माइल से बोला। कौन है बता भी दे, विवेक बोला। मेहर, कबीर बोला। तो दोनों हैरान रह गए। मेहर, दोनों ने एक साथ कहा। हाँ, कुछ दिन पहले उसके घर गए थे, बताया तो था तुम्हें, तब वो वहीं से ये डायरी लेकर आई थी। कबीर बोला। डिजाइन तो डायरी में है, तो फिर वो ड्रेस कैसे बनी? रवि कंफ्यूज सा बोला। वो इसलिए कि उस दिन मेहर मेरे रूम में सफाई करने गई थी और वहीं पर उसने फिर से डरा करा होगा। कबीर सोचते हुए बोला था, क्योंकि उसकी नज़र हर समय मेहर पर रहती थी, वहां पर लगे कैमरे से। और जब मेहर काफी समय बाद कबीर के रूम से बाहर आई थी, तब जाकर कबीर ने देखा था कि उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी, जिसे कबीर ये समझा था कि मेहर को कबीर के रूम में जाना अच्छा लगा था। वही दोनों उसे ऐसे सोच में गुम देखने लगे। तो ये बात है, ये तो अच्छी बात है ना, सब डिजाइनर हमारे घर में ही है। विवेक बोला। पर अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कबीर दोनों से बोला। तो दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। रात के 3 बजे। ये तुम्हारी पत्नी है? इंस्पेक्टर सत्या को देखकर बोला और एक तरफ इशारा कर दिया। सत्या ने उस तरफ देखा तो पिया वही खड़ी थी, जिसकी हालत कुछ खास नहीं थी। साड़ी भी कई जगह से फटी हुई थी। सत्या हैरान रह गया उसे देखकर। मैंने कुछ पूछा है? इंस्पेक्टर की कड़क आवाज से सत्या ने उनको देखा। जी मेरी पत्नी है, पर इसे हुआ कहाँ है? सत्या घबरा गया था पिया को देखकर। वाह शरीफ तो इतने बनते हो के कुछ पूछो ही मत, इंस्पेक्टर सत्या को देखकर बोले। उनके चेहरे पर स्माइल थी जो बेशक गुस्से को डोट शांत करने के लिए ही थी। सर मुझे नहीं पता क्या बात है, और पिया तो पिछले बहुत दिनों से अपने मायके में रह रही थी। सत्या बोला। वही पिया तो रोए जा रही थी। अच्छा, मायके में क्यों थी वो? मायके में
इंस्पेक्टर सत्या को देखकर बोला और कुर्सी के पीछे पीठ टिकट ली। वो बहुत आराम से बोला जैसे उसे पता है कि आगे सत्या यही कहने वाला है। सर, ये हमारा पर्सनल मामला है, सत्या धीमे से बोला और पिया को देखने लगा। अब जब ये सब यहाँ आ ही गया है तो क्या पर्सनल रह गया? सत्या जी, इंस्पेक्टर खड़े होते हुए बोला और सत्या के पास आकर, तलाक चाहिए था अपनी पत्नी से, पर जब उसने तलाक नहीं दिया तो तुम नीच हरकत पर उतर आए। इंस्पेक्टर सत्या के सामने आकर टेबल से टिककर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? सत्या इंस्पेक्टर से बोला और फिर पिया को देखकर, ये सब क्या है और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सत्या पिया को देखकर बोला। वो बहुत परेशान हो गया था पिया को देखकर। वो भी इस हाल में बहुत अच्छा नाटक करते हैं। तुम तो पहले खुद ही पिया के मायके में गुंडों को भेजा था ताकि वो पिया को डरा धमका के तुमसे तलाक लेने पर मजबूर कर दें, पर ऐसा हो ना सका। और देखो उन लोगों ने कहा किया, इंस्पेक्टर बोला। सत्या तो हैरान सा इंस्पेक्टर और पिया दोनों को ही देख रहा था। अभी तक वो कुर्सी पर बैठा था कि ये बात सुनकर वो जल्दी से उठ गया। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं भला ये सब क्यों करूंगा? वो भी पिया के साथ, सत्या बोला। ना पिया के ही नहीं, उसकी मम्मी पापा के साथ भी यही हुआ है। पापा को तो हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। शुक्र मना वो बच जाए, वरना तुम तो गए। इंस्पेक्टर बोला, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। पिया क्या बकवास लगा रखी है, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। सत्या पिया को कंधों से पकड़कर बोला। वही पिया रोने लगी जो पहले से ही रो रही थी। अब तो उसके रोने में और इजाफा हो गया था। दूर रहो मुझ से, तुम डर लग रहा है मुझे तुमसे, पिया बोली और सत्या को धक्का देते हुए इंस्पेक्टर की तरफ चली गई। मुझे बचा लीजिए साहिब, पहले ही इसकी और इसकी बहन की वजह से बहुत कुछ खो चुकी हूं, अब ये फिर से मुझे डरा धमका रहा है। पिया इंस्पेक्टर से बोली। बस पिया, मेरी बहन को बीच में मत लाओ। अरे उसे तो कुछ पता भी नहीं है और तुम हो के उस बेचारी को ही बहुत हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूँ असल में बात क्या है। सत्या अपनी बात बीच में ही काट कर इंस्पेक्टर को देख कर बोला। यही कहोगे ना कि तुम्हारी बहन बहुत दिनों के बाद घर आई, वो भी शादी करके, और उसके आते ही तुमने अपनी पत्नी को तलाक देने को कहा? इंस्पेक्टर सत्या से बोला। तो सत्या ने हाँ कहा, पर मेरी बात भी सुन लें। सत्या बोला। अब और क्या सुनना है? सब तो साफ है, तू और तुम्हारी बहन दोनों मिले हुए हैं। पहले उसकी वजह से पिया मां नहीं बन पाई और अब ये सब। इंस्पेक्टर गुस्से से सत्या के सामने खड़े होकर बोले, देखिए सर, आपको यो भी पता है, ठीक है सच है, मैं मानता हूं, पर वो आधा सच है। पूरी बात मैं बताता हूं, सत्या बोला। सत्या अभी तक तो डट कर खड़ा था। तो बोलो, यही कहोगे ना कि मैंने तुम्हारी बहन के लिए बोल दिया तो तुमने मुझे तलाक देने की बात कह दी और फिर घर से बाहर निकाल दिया? पिया आगे आते हुए बोली। तो सत्या कुछ देर के लिए चुप रहा। इंस्पेक्टर जो सत्या को देख रहा था, क्यों ये सच बोल रही है? इंस्पेक्टर पिया की तरफ इशारा करते हुए बोला। हाँ सर, मैंने ऐसा किया। पर सत्या बोल ही रहा था कि इंस्पेक्टर उसके सामने आकर, पर वर क्या, अब जो बात होगी वो होगी। बस ये प्रार्थना करके तुम्हारा ससुर बच जाए, वरना तू तो गया। इंस्पेक्टर बोला और सत्या को वही एक तरफ बैठने को बोल दिया। सर, क्या अब मैं अपने बेटे को मिल सकती हूँ? इस आदमी ने पता नहीं उसके साथ क्या किया होगा। पिया इंस्पेक्टर से बोली तो इंस्पेक्टर ने उसे जाने को कह दिया, साथ ही एक हवालदार को भी भेज दिया था ताकि वो पिया को घर पहुंचा दे। सत्या ने एक नज़र पिया को देखा जिसने सब बातें बता दी थी, पर इस तरह के वो सही और बाकी सब गलत साबित हो, और हुआ भी वैसा ही। वही पिया के चेहरे पर एक जीत वाली चमक थी जिसे वो सत्या को ही दिखा रही थी और उसे देखते हुए बाहर चली गई। देखिए सर, मेरे घर में मेरी माँ है और मेरा बेटा, ये औरत मेरी माँ को कुछ करना
दे सत्या ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आप चाहे तो मुझे भी घर भेज दे, मैं खुद आ जाऊंगा। सत्या बोला, हमें बेवक्त समझ रखा है क्या कि तुम जाओगे? और उसका क्या नाम है? कबीर चौहान को डोट अपने साथ लेकर आओगे? सुना है बहुत पैसे वाला है वो, और तुम्हारी बहन से शादी भी की है। हम भी तो देखे कौन है, कैसा है, बस अब उसी के घर जाना है। आखिर तुम्हारी बहन के खिलाफ भी तो रिपोर्ट लिखी है। वो इंस्पेक्टर सत्या को देखकर बोला, इंस्पेक्टर की पोस्टिंग यहाँ पर नई हुई थी और ये पहला ही केस था। पहले वो यहाँ से दूर पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर था। सत्या अब और भी परेशान है गया था, क्योंकि उसने अभी तक मेहर को ये बात पता नहीं चलने दी थी कि पिया और उसके बीच के हालात क्या है। वही पिया ये सब करेगी ये उसने सोचा भी नहीं था। वो बस बेबस सा वही बैठा रह गया। सुबह की पहली किरण से मेहर की आंख खुली तो उसके सामने कबीर का चेहरा था, जो इस समय बहुत शांत और प्यारा लग रहा था। एक पल के लिए मेहर को रात की बातें याद आने लगी। प्राणनाथ, मेहर धीरे से बोल, और वैसे ही लेट रही क्योंकि कबीर ने उसे पकड़ जो रखा था। मेहर में अब ये बदलाव आया था कि वो कबीर के ऐसे छूने से डरती नहीं थी, और खासकर ये बदलाव अपने घर से वापस आने के बाद ही उसमें आया था। जैसे कबीर ने सबके सामने उसी का पक्ष रखा था। कोई और होता तो मेहर से ये सवाल तो जरूर करता कि इतने समय तक उसने अपने घर वालों से राबता क्यों नहीं किया, पर कबीर ने आज तक नहीं पूछा था। पर साथ ही ये भी डर लगता था कि जिस दिन कबीर को बाकी सबको सच पता चलेगा तो उस दिन कबीर क्या करेगा ये तो नहीं पता, पर इस घर से उसे जाना होगा और बहुत दूर। मेहर बस ये सब ही सोच रही थी कि उसे लगा कबीर उठने वाला है, तो उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। तभी कबीर ने मेहर के चेहरे को देखा। आज इतनी सुबह सुबह किस बात से आंसू आ गए? कबीर एकदम से बोला तो मेहर ने जल्दी से आंखें खोल ली और कबीर को देखने लगी। क्या सोच रही हो? कबीर बोला तो मेहर ने नामे सिर हिला दिया। ठीक है, तुम यही रहो, उठना नहीं वरना पैरों में दर्द होगा, कबीर बोला और उठने से पहले मेहर के माथे को चूम लिया। कबीर ने ये सब इतने हक से किया कि वो तो बस देखती ही रह गई और कबीर उठकर चला गया। मेहर का तो पूरा चेहरा ही लाल हो गया था। उसके हाथ आपने आप ही गाल पर आ गए। नहीं, ये सब ठीक नहीं है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये रिश्ता सिर्फ नाम का है। नहीं मेहर, तू ये सब नहीं सोच सकती। जैसे मेहर किसी सपने से बाहर आई हो और उसे पता था कि ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, और खुद को समझा रही थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस कहानी का सभी भाग देखना तो चैनल पर जाकर इसका प्लेलिस्ट तुम मेरे हो नाम से बना हुआ है, आप वहां से जाकर पार्ट 1 से लेकर सभी देख सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।